Morning, sir. Good morning. Okay, students, very good morning to all of you. And today's class is totally based on your phasor or single phase AC circuit phasor. What is a phasor? Okay, and I will just explain because the previous class I will leave out the phasor diagram due to the problem connection problem. And today the starting is your phasor. Now, why phasor comes to our mind? First question. Because you see, we generally represent in AC circuit like a sinusoid term, like your V equal to Vm sin omega t plus phi. We are defined like this. Okay, but simply if I am telling that how you are defining in your home, suppose आपके घर में आपको वोल्टेज बोलना है, कैसे बोल रहे हैं आप लोग वोल्टेज? घर में कैसे वोल्टेज बोल रहे हैं? वोल्टेज का वैल्यू कितना है? घर में कितना वोल्टेज है? कैसे बोल रहे हैं? 200 वोल्ट. That is your RMS value. Okay, you are not saying that your voltage is your V equal to 200 sin omega t. हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं. हम लोग उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं और उसका पीक वैल्यू सिर्फ बात कर रहे हैं. मगर उस घर में क्या होना चाहिए? घर में ज्यादा वोल्टेजेस प्रेजेंट है पर हम लोग सिर्फ उसका पीक वैल्यू बोलते हैं जनरल लाइफ में. ओके, सिमिलरली ये फेजर क्या करेगा? ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन को इजी कर देगा. कैसे? सपोज आपका वोल्टेज हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी or cos omega t plus phi. Okay, this is a complex representation because you can see here a lot of things are available here by this type of notation. But फेजर क्या करेगा आपको? ये जो वोल्टेज था ये टाइम के रेस्पेक्ट में है और ये हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मींस एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि एक साइनोसॉइडल टर्म. जैसे कि आप लोग देखिए कि ये एवरी इंस्टेंट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम का वैल्यू यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज का वैल्यू होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा और यहाँ पर भी जीरो पे भी कुछ होगा. तो अब टाइम का वैल्यू चेंज जब होता है तो वोल्टेज का वैल्यू भी चेंज होता है. इसीलिए हम लोग इस टाइप का डिनोटेशन दे रहे हैं और फेज एंगल यहाँ पर जीरो है. ठीक है, तो अभी इस नोटेशन वेरी कॉम्प्लेक्स नोटेशन है, इसको सिंपल कैसे करेंगे? जब फेजर में जब हम डिनोट करेंगे, फेजर जब आता है बात, ये टाइम वाला पार्ट हम लोग जनरली लीव करते हैं. टाइम वाला पार्ट को हम छोड़ देते हैं कि हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस नहीं लेंगे. हम लोग जैसे कि ये इसको मैं फेजर में अगर डिनोटेशन करूं, नोटेशन करूं, ये आपका हो जाएगा फेजर नोटेशन. वी के ऊपर एक बार आ जाएगा और आप इसमें क्या करेंगे? सिर्फ आप इसमें साइनोसॉइडल फंक्शन को छोड़ देंगे, सिर्फ आप एम्पलीट्यूड लेंगे. और एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर? आपका मैक्सिमम वैल्यू दैट इज योर Vm. एंड यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका मतलब आपको फेज एंगल भी मिल गया है यहाँ से, दैट इज योर फाइव. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये ये आपका फेजर नोटेशन है और ये आपका है क्या? पोलर नोटेशन भी हम लोग कहते हैं इसको. तो जनरली फेजर नोटेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है. ये एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग पोलर को मतलब फेजर क्या करेगा? एक साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को क्या करेगा? एक एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल में कन्वर्ट करके आपको देगा, जिससे आपका वही वोल्टेज सिंबल रिप्रेजेंट करने में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा. राइट, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? V इक्वल टू जो V बार इक्वल टू Vm एंगल फाइव. और किसके किसका डाउट है इसमें बोलिए? क्लियर? Master. सर और एक Yes, बार sir. समझा देंगे? देखो, ये आपका है हमारा. पहले हम लोग वोल्टेज को कैसे डिनोट कर रहे हैं बोलिए? वोल्टेज को हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस में डिनोट कर रहे हैं. जैसे कि आप लोग का है टाइम में हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? सपोज देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है, ये सिंपल एक कर्व है. इसमें आप टाइम एक्सिस मैं अभी ले रहा हूं जीरो से टी. तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? मैं बोल सकता हूँ V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बिकॉज फाइव इज योर जीरो. तो ये वी एम साइन ओमेगा टी इसका मतलब क्या होगा? ये साइनसोइडल फंक्शन है तो इसीलिए वो साइन का जैसा कर्व दे रहा है. राइट, मगर
जब हम लोग इसको फेजर में रिप्रेजेंट करें तो वोल्टेज, ऐसे तो फेजर में अगर मैं वोल्टेज और करंट के बारे में अभी पूछूं तो फेज एंगल आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सपोज यहाँ पर आपका एक ऐसा वोल्टेज है, राइट, और अगर मैं करंट के बारे में पूछूं तो करंट भी आपका ऐसा ही होगा। तो डिनोटेशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। सपोज ये आपका करंट है तो ये लैग कर रहा है, तो ये देखिए डिनोटेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी आर यूजिंग द साइनसोइडल फंक्शन टू रिप्रेजेंट। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने में मैं ऐसे जैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब सिंपल फॉर्म में। ये आपका है वोल्टेज, ये फेजर, ये करंट फेजर। देखो ये दोनों फिगर में कौन अच्छा, मतलब कौन इजी तरीके से आपको समझ में आएगा रिप्रेजेंट करने में? ये समझ में आ रहा है या ये ज्यादा अच्छा है सिंपल फॉर्म? बोलिए। सर सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला वाला सर। सिंपली, क्योंकि हम लोग इसमें भी वी एम साइन ओमेगा टी को ऐसे डिनोट कर रहे हैं और इसमें भी आई ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस तो ये एक इजियर नोटेशन है जिसको हम लोग v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो आपका एक्चुअल सिग्नल है, उसको फेजर में रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो इसका सिंपलर फॉर्म की वजह से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आप एक वोल्टेज और करंट के बीच में थोड़ा एंगल कितना है और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है इसको आप अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ये है फेजर का एडवांटेजेस ओवर द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वोल्टेज। एवरीबॉडी गॉट इट? प्रथम गॉट इट व्हाट यू आर आस्किंग? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अभी, कि कितना टाइप का हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक, मतलब एक मेथड नहीं है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत सारा दूसरा मेथड भी है। जैसे कि हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ये आपका हुआ कैसा फॉर्म बोला, कि जब आप लोग का एम्पलीट्यूड होगा और फेज एंगल होगा, इसको आप पोलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको इस तरीके से भी नोटेशन कर सकते हैं, जैसे कि जेड, सपोज इसको मैं जेड मानता हूं, एक्स प्लस जे वाई में कन्वर्ट, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ाया था आपको कि इमेजिनरी का कंसेप्ट कहाँ से आया। मतलब रियल टाइम सिस्टम में बहुत सारा ऐसा फॉर्म है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि आपको ये पता, मतलब बता गया है कि -1 का स्क्वायर 1 है, मगर व्हाट इज ए माइनस? रियल टाइम में माइनस क्या है? नहीं है। तो -1 इंटू -1 आपको स्क्वायर बोला गया है। और एक बोला गया है कि -1 का रूट ओवर ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन और प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, मगर सिस्टम में ये टर्म आएगा, कभी ना कभी ये टर्म आएगा। तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स टर्म आता है और एक इमेजिनरी टर्म आता है। सपोज ये इसको हम लोग मानते हैं, जब हम लोग मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व कर रहे थे, एक आयोटा वाली टर्म था, तो वो आयोटा को हम लोग आई लिख रहे थे, -1 का रूट ओवर लिख के डिनोट कर रहे थे। सिमिलरली इसी में भी, इसी सर्किट में भी उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज यू आर हैविंग अ साइनसोइडल सिग्नल। ओके, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स टर्म भी माइंड में आता है कि कॉम्प्लेक्स से कुछ होगा, मतलब इमेजिनरी कुछ पावर होगा और इमेजिनरी कुछ वोल्टेज होगा जिसका सिस्टम में कोई यूज नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सब लोग तो चिप्स खाए होंगे, जो 10 रुपये वाला जो चिप्स आता है कुरकुरे, सब खाए होंगे, राइट? यस खाए सर। कि नहीं खाए? खाए तो इसमें क्या है, सपोज एक वो जो पैकेट होता है उसमें क्या है, उसमें आपका क्या कंटेंट है? कंटेंट मतलब क्या, जो जो कुरकुरे होता है उसका कुछ कंटेंट होता है और बाकी जो प्लेस है वो एयर कंज्यूम करता है, राइट? हाँ कि यस नहीं? सर। अगर मैं देख, एक एक पैकेट में कुछ कंटेंट होता है, कुछ थिंग्स, जैसे कि आप लोग का कुरकुरे का कंटेंट होगा और उसके बाद उसके ऊपर में जो होगा वो थोड़ा एयर देके उसको सील करते हैं। तो ये जो रियल कंटेंट है कुरकुरे का, आपको कितना पता चल रहा है? रियल जितना अमाउंट का होगा शायद इतना होगा, ठीक है। उसके बाद जो एयर है ये तो कंटेंट नहीं है, इसमें तो ठीक, मतलब रियल कंटेंट नहीं है। मगर आप जब उसको पैकेट को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? तो इसका कंटेंट बहुत है, राइट? सिमिलरली इसी सर्किट में भी वही होता है कि कुछ रियल पार्ट है एंड कुछ इमेजिनरी पार्ट है। सपोज अभी मैं एक बात कर रहा हूं, तो मेरा बात, मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरा बात आप तक पहुंच रहा है और आप सुन रहे हैं। तो जो मैं आपको एनर्जी, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं आप उसको ऑब्जर्व किए, मतलब
इसीलिए तो आप सुन पा रहे हैं। तो ये आपका रियल पार्ट है, जितना मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए वो इफेक्टिव है और वो मतलब काम में आएगा, इसीलिए आप सुन रहे हैं। मगर अगर मैं बोलूंगा कि आप थोड़ी ना मुझे कुछ फीडबैक दे रहे हैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, मेरा ये काम है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ मैं भी तो कुछ एनर्जी कंज्यूम करके बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं कैसे बात करूंगा, मेरा एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब मैं कुछ खाया हूँ इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ एक एनर्जी सोर्स मिल रहा है, ये आपका रिएक्टिव पावर है। क्योंकि इसके बारे में लोड लोड है आप लोग, जिसके में मैं बात कर रहा हूँ, लोड आपके पास वॉइस पहुंच रहा है, तो आपने लोड, सपोज आपके लोड तो आप कुछ पावर ऑब्जर्व किए इसलिए मेरा बात सुन पाए। मगर मेरा जो मैं जो बात कर रहा हूँ मैं भी कुछ किससे एनर्जी ले रहा हूँ, तो ये जो एनर्जी पार्ट है, ये एनर्जी क्या है, ये आपका रिएक्टिव और इमेजिनरी थोड़ी पावर मेरे अंदर है, जिसके वजह से मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। सिंपली ये एक टर्म को मैं अगर समझाऊंगा एक सिंपल कंसेप्ट में, सपोज एक सर्किट में रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड है, राइट, और उसमें एक मैं डीसी और एसी सप्लाई में दे रहा हूँ। तो आपका रेजिस्टर क्या करेगा, वो एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, रियल पावर जितना ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलते हैं वो कंज्यूम करेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। मगर हम लोग को पता है कि इंडक्टर का कुछ कॉइल होता है और कैपेसिटर का कुछ एनर्जी वो स्टोर कर सकते हैं, तो कॉइल और कैपेसिटर की वजह से कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर होता है, राइट। तो ये एक अजम्पशन है, क्योंकि जब हम लोग रियल पार्ट में देखते हैं रेजिस्टिव एक बॉल लगा देता है और एक इंडक्टर एंड कैपेसिटर लगा देता है, तो पहले जब करंट जाएगा तो बॉल को तो एक्टिवेट कर लेगा, मगर इंडक्टर और कैपेसिटर ये आपका चार्जिंग स्टेट में आ जाएगा, चार्जिंग फुल होने के बाद करंट उससे निकल के जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है। तो सपोज मैं स्विच को अभी ऑफ कर दिया, मतलब आपका जो एसी सिग्नल था मैं इसको ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब लोड आपका ऑफ होना चाहिए, मगर आपका जो एल एंड सी था जो एनर्जी स्टोर करके रखा था, वो क्या करेगा, थोड़ा एनर्जी डिसिपेट करेगा, और ये जो एनर्जी है वो जाके आपका वो जो बॉल को थोड़ा ही टाइम तक वो ग्लो करेगा। तो ये आपका रिएक्टिव पावर है, मतलब जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रोवाइड करे उसका तो एनर्जी सोर्स नहीं था, वो मेरे से जो एनर्जी मिला था और सोर्स से जो एनर्जी मिला था उसको ऑब्जर्व करके थोड़ा रख दिए थे, मगर वो क्या करेंगे जब सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा थोड़ा डिसिपेट कर देंगे। तो ये आपका एक इमेजिनरी पावर। इमेजिनरी तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कि पावर है कुछ सिस्टम में, जैसे कि मैं आपको ये बोला है कुरकुरे के पैकेट है, तो इमेजिन क्या है, टोटल अगर मैं वॉल्यूम देखना कुरकुरे पे इतना बड़ा दिखेगा, और कंटेंट कितना होगा, इतना सा होगा, रियल पार्ट। थम्सअप जब हम लोग पीते हैं तो क्या करते हैं, थम्सअप को ऐसे करके जब आप गिराएंगे ग्लास के ऊपर तो डेफिनेटली कंटेंट इतना रहेगा और जहां ऊपर से बहुत रहेगा, तो ये जो है तो रियल जो कंटेंट है उसका वैल्यू इतना रहेगा, मगर उसके ऊपर भी इतना, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कंटेंट आपका क्या ग्लास पूरा फुल हो जाता है ना। तो ये वाला है टोटल, मतलब जब हम लोग टोटल पावर या टोटल इम्पीडेंस या टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो बोथ उसमें कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पावर को कंटेंट करेगा। तो इसीलिए इसको ये एक फॉर्म है जिसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में मैं डिनोट किया हूँ, इसको भी हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर दिस कंसेप्ट, व्हाई वी आर डिनोटिंग लाइक z इक्वल टू x प्लस jy? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट के बाद और एक कंसेप्ट है जैसे कि मैं बोलूंगा अभी, तो और एक कंसेप्ट है जैसे कि आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है, तो ये आपका क्या करेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये आपका करेगा क्या, कैसे डिनोट करेंगे ये वोल्टेज को या कुछ भी, मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग अगर डिनोट करेंगे, ये तो चलो ये तो खत्म हुआ, और इसका पोलर फॉर्म कैसा होगा, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, राइट। ये आपका क्या है मैं लिख देता हूँ क्लियरली समझ में आएगा। और फेजर क्या करता है आपका, फेजर क्या करेगा, फेजर आपका जो वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था उसका एम्पलीट्यूड आ गया और फेज एंगल आ गया यहाँ पर। तो ये जो आया है एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल, तो इसको क्या किया हूँ वीएम एंड यहाँ पर क्या किया हूँ फाइव फेज एंगल। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसी टर्म को कैसे करूंगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जैसे कि इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म, ओके, ये इसको मैं बोलता हूं, और इसमें एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स आपका है रियल पार्ट एंड वाई क्या डिनोट करेगा, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट, ओके।
एंड ये मैं पढ़ा चुका हूँ जे ऑपरेटर। जे ऑपरेटर क्या है, एक फेज आपका ऐसा है वी, उसको जब 90 डिग्री शिफ्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वी, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और ये 90 डिग्री ऐसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इस साइड भी आएगा और ये नीचे भी आएगा, इस टाइप का रोटेशन होगा। ठीक है, ये जे फैक्टर है, इमेजिनरी पार्ट। और जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू आपका -1 का रूट ओवर, और ये आई के बराबर और आयोटा का बराबर है, राइट। और ये जो जे है इसका एंगल कितना होगा, देखिए ये भी है आपका फेज एंगल, और यहाँ से ये 90 डिग्री शिफ्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर पोलर फॉर्म में डिनोट करूँ तो वी आपका तो वी रहा, वी एम्पलीट्यूड और वी मैक्सिमम में लिख सकता हूँ इसमें। और उसका एंगल कितना बोल सकता हूँ, ये 90 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर कितना होगा, वी एम एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा वी एम एंगल कितना होगा 270 डिग्री। इज इट क्लियर। एंड यहाँ पर फिर आ जाएगा वी एम एंगल कितना होगा 360 डिग्री। एवरीबॉडी क्लियर, लाइक रोटेशन हाउ आई एम डिनोटिंग दिस फेजर्स। यस सर। बोलिए। yes, हाँ, और रूट के अंदर नाउ माइनस छूट गया, किसमें, रूट के अंदर वो माइनस नहीं किया आप। हाँ 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 हाँ, नहीं तो 1 का रूट ओवर तो वो यू 1 हो जाएगा ना, तो ये -1 का रूट ओवर जैसे राइट। ये वाला पहला वाला कॉन्सेप्ट जेड का बारे में बोल दिया। अभी मैं आता हूँ उसको मैं पोलर में, ये तो मैं बोल चुका हूँ। अगर मैं बोलूंगा पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले आप देखेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, और मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट देखेंगे इसमें कितना प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो ये जो टर्म है यहाँ पर, तो इसको हम लोग नीचे डिनोट करेंगे कैसे, इसको ऐसे पोलर फॉर्म में, आर आर है आपका एम्पलीट्यूड, टोटल एम्पलीट्यूड, एंड आपका एंगल, एंगल इट इज योर फाई। ओके, ये आपका हुआ पोलर। नाउ कमिंग टू अनदर फॉर्म दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप क्या कैसे डिनोट करेंगे, जेड इक्वल टू आर ई जे फाई, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में हम लोग फेजर को डिनोट कर सकते हैं, मगर इसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा अभी मैं बोलूंगा। मगर ये तीनों फॉर्म जो है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, जेड इक्वल टू आर एंगल थीटा, एंड जेड इक्वल टू आर ई जे फाइव, इट इज योर थ्री फॉर्म्स आई कैन डोनेट, आई कैन डिनोट द फेज एंगल। इज इट ओके ऑल ऑफ यू, these three forms only, we are by using these three forms I can solve the phasor problems or phasor things. Everybody clear these three forms? यस सर। yes sir, ओके, नाउ हम लोग अभी आते हैं कि सिंपली क्या है। मैं तो इतना सारा बात कर लिया, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, हम लोग डिनोट करेंगे, मगर प्रैक्टिकली भी होना चाहिए कुछ ना, ऐसा सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो सिग्निफिकेंस को हम लोग थोड़ा जानते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा, सपोज आपका एक, ये देखिए, ये तो मैं ग्राफ, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग को पता है ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। सबको पता है ये वाला बात, है कि नहीं, बोलिए। yes sir, रियल पार्ट पता है, इमेजिनरी पार्ट पता है, और मुझे गिवन है, अब आते हैं ये वाला कंडीशन को, जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो इसमें हम लोग को डिनोट अगर करेंगे इसी ग्राफ में, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा, जो रियल पार्ट है आपका एक्स, हाँ कि नहीं, बोलिए, मिलेगा। यस सर। हाँ, अभी जो इमेजिनरी है मैं बोल चुका हूं, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है जे, और जे वाई इसको भी बोलते हैं इमेजिनरी। तो ये कुछ पॉइंट बनेगा यहाँ पर, सपोज ये बन सकता है वाई, एक्स को रियल पार्ट में मैं डिनोट किया, वाई को आप इमेजिनरी पार्ट में डिनोट किया। इज इट ओके और नॉट, बोलिए। यस सर। कर सकता अगर मैं कर सकता हूं, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, इसको बढ़ाते 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 ऊपर तक जाऊंगा, इसको भी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गया, तो एक पॉइंट में मुझे मिल रहा है, राइट। तो अभी देखिए, ये वाला जो पॉइंट में टच किया हूं यहाँ पर, और यहाँ से जो पॉइंट है सेंटर से, उसको अगर मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ पर, देखिए ट्रायंगुलर बन रहा है। और मैं कल का क्लास में भी करा चुका हूं कि आपका रियल के कंटेंट से जितना वो एंगल क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फाई। ओके, ये आपका क्लॉकवाइज एंगल है, इस एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग जो साइन और कॉस के कन्वेंशन में भी यही वाला सिंबल यूज किए थे। जो नीचे तरफ से नीचे के एंगल जाएगा उसको हम लोग माइनस में डिनोट करेंगे, जो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव में डिनोट कर रहे हैं एंगल, राइट। तो अभी इसका मैं नाम दे देता हूं ओ एम और ये पॉइंट है आपका एन, ठीक है। तो अभी मेरा ट्राइंगुलर क्या बना, ओ एम एंड एन, ये वाला पॉइंट मेरा ट्राइंगल बन रहा है। तो ये अगर मैं लिखूं अभी ओ एम एंड एन ट्राइंगल में, ठीक है, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई करेंगे तो इसका ओ से एन तक, ओ से एन आपका क्या है एक्स एंड एम से एन तक क्या है आपका वाई, बिकॉज यहाँ पर आपको पता चल गया ये आपका वाई है तो ये इसके साथ पैरेलल है, इसका मतलब ये भी आपका वाई होगा, राइट। तो अभी एम एन एंड वाई है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ओ के एम तक उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपको मैं रिजल्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है ये रिजल्टेंट कितना हो। तो देखिए आपको एक्स एंड वाई क्वेश्चन में गिवन है, एक्स एंड वाई आपको रिजल्टेंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हमको कि ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ये सुनो बोलिए आप लोग, ये ट्राइंगल में ये आपका Yes, sir. पता है। तो अभी Yes, इसको अगर sir. मैं डिनोट करूं ओ एम के स्क्वायर में मैं आर का वैल्यू डिनोट करूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन क्या है आपका, एम एन है आपका एक सॉरी ओ एन, हाँ ठीक है जिसको भी पकड़ सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं रीराइट करूं आपका रिजल्टेंट कितना होगा आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ये होगा कि नहीं होगा आप लोग बोलिए, बोलिए Yes, sir. ये होगा। तो Yes, sir. अगर ये आपको रिजल्टेंट अभी मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया जिसके बारे में बात कर रहा था यहाँ, रिजल्टेंट आपको मिल गया, अभी आपको एंगल चाहिए। तो एंगल को आप लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो एंगल देखिए यहाँ पर फाई है तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मुझे फाई चाहिए तो अभी अगर मैं टैन फाई करूंगा, टैन फाई, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक्स एंड वाई का वैल्यू गिवन है एंड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू गिवन है। तो मैं इसी रियल पार्ट और इमेजिनरी का पार्ट को लेके ही कुछ फाई का वैल्यू निकालना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही गिवन है, राइट। तो टैन फाई क्या होगा, अभी टैन फाई देखिए ये आपका हो जाएगा एम एन बाय ओ एन, होगा कि नहीं बोलिए, एम एन Yes, sir. बाय ओ एन। Yes, तो sir. अभी अगर मैं टैन फाई के बारे में बात करूंगा, टैन फाई इक्वल टू एम एन क्या है आपका, एम एन है आपका वाई बाय ओ एन क्या है आपका एक्स। तो अगर मैं अभी फाई कैलकुलेशन करूंगा तो टैन इनवर्स वाई बाय एक्स ये होगा, टैन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा फाई का वैल्यू। Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. अभी देखिए आपके पास दो फॉर्म है जैसे कि आर भी मिल गया और फाई भी मिल गया, तो इसको मैं अभी डिनोट कर सकता हूँ जेड इक्वल टू आर एंगल फाई के भी बराबर डिनोट कर सकता हूँ पोलर फॉर्म में। देखो कैसे मैं रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया, कर सकता हूँ ऐसा, है Yes, कि Yes, sir. sir. नहीं, राइट। अभी थोड़ा हम लोग और थोड़ा जाते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ अभी तक बात नहीं किया, तो एक्सपोनेंशियल में थोड़ा अंदर जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल में मुझे जाने के लिए तो दो फैक्टर चाहिए, एक आपको कॉस फैक्टर एक आपको साइन फैक्टर चाहिए। तो ये आप लोग एक कॉस फैक्टर और साइन फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा इससे। तो कैसे निकालेंगे, पहले कॉस फैक्टर एंड साइन फैक्टर। देखो ये एक डायग्राम में बना दिया हूँ, एक ट्राइंगल है एम ओ एन के बराबर ट्राइंगल है। अभी मैं इसका क्या करूंगा, इसका cos फाई निकालूंगा। तो cos फाई कैसे निकालूंगा, देखिए cos फाई जब मैं बोलता हूं, देखिए आपको पास दो टर्म होना चाहिए। आपको देखिए cos फाई अगर बोलूंगा तो cos एक्सिस आपका रियल एक्सिस में cos होता है तो ये 0 OX होगा और ये आपका क्या होगा OM। तो इसको मैं बोल सकता हूं OM सॉरी cos होगा x बाई आर, राइट। x बाई आर मतलब ON बाई OM, हाँ कि नहीं।
देखिए, तो अगर cos फाई इतना हुआ तो cos फाई का एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट और माय वैल्यूज यू कैन सी हियर ओ एन आपका कितना है x एंड ओ एम कितना है आपका निकल गया है r। तो अभी मैं फाई का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू अगर पूछूंगा क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो x का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा x आपका r cos फाई होगा कि नहीं, बोलिए आप लोग। हाँ, यस सर। तो यस इसको सर। मैं अभी एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और इसको ये आपका था पोलर को मैं सॉल्व कर रहा था और ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है मुझे कॉस का फैक्टर मिल गया, अभी साइन का फैक्टर कैसे मिलेगा, तो साइन को फैक्टर से मिलेगा, तो साइन को पहले उसी हिसाब से हम लोग डिनोट करेंगे। सपोज ये आपका 1 है, अभी मैं साइन फाइव को डिनोट करूंगा, तो साइन फाइव इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर साइन फाइव आपका कौन आएगा, एम एन बाई ओ एम आएगा। तो साइन फाइव अभी क्या बन रहा है, तो साइन फाइव इज इक्वल टू एम एन क्या है आपका, यहां पर देखिए y बाय ओ एम क्या है r। तो साइन फाइव जो बन रहा है अभी, इसको अगर मैं y के रेस्पेक्ट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, r साइन फाइव। सबको समझ में आया या नहीं, बोलिए। यस सर। अभी ये जो वन इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल रहा है मुझे, इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, by collecting the data from equation number 1 and equation number 2, apply in the rectangular form equation, then what you are getting, rectangular form equation, then z equal to आपका क्या है, r cos phi plus j into r sin phi। देखिए ये बन रहा है, जो जेड में अगर मैं ये जो वाई एक्स एंड वाई निकल रहा है, इसमें अगर जेड में डालूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस जे आर साइन फाइव आ रहा है, सिर्फ वैल्यू डाल यस दिया हूँ। सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी आर को मैं कॉमन लेता हूँ और कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव इसको लिख सकता हूँ ऐसा कॉमन लेके, हाँ कि नहीं, बोलिए। यस सर। अभी टोटल जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आर, ये cos फाइव प्लस जे साइन फाइव को मैं ई जे फाइव से डिनोट करूंगा। देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म से मैं पहले क्या निकाल दिया, पोलर, और भी वही रेक्टेंगुलर फॉर्म से इसी डायग्राम से मैं क्या निकाल दिया, एक्सपोनेंशियल। अभी आ जाइए ये तीनों वाला पॉइंट को लेके, जैसे कि एक पोलर, एक एक्सपोनेंशियल और एक रेक्टेंगुलर। देखिए एक आपका यहाँ पर था एक रेक्टेंगुलर, अभी देखिए यहाँ इसको मैं पोलर में कन्वर्ट कर दिया, मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है, और नेक्स्ट में हम लोग इसको फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किए, ये जो मैच कर रहा है यहाँ पर। सभी को क्लियर हुआ ये वाला पार्ट या नहीं, मुझे बोलिए। Yes, dear. हुआ, सबका क्लियर हुआ, गर्ल्स आप लोग का क्लियर हुआ या डाउट है पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा। नो सर। किसी का डाउट नहीं है, नो ये सर। फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल्स सर है, नहीं। ठीक है, ये फंडामेंटल्स है। इसको बेस करके मैं जब प्रॉब्लम में आऊंगा थोड़ा वहां पर आप ये जो जो मैं पढ़ा है थोड़ा ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना, राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे कहां पर, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो आपको पता चल गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट और बाकी रहा है, हाँ। तो ये वाला सेक्शन खत्म हुआ है, इसको मैं रॉप कर देता हूं। ठीक है, अभी मुझे कुछ मिला था वहां पर, जैसे कि ये वाला फैक्टर कुछ मिला था, देखिए ये कुछ मिला था, ठीक है। तो जेड हम मुझे मिला था आर
होल इंटू कॉस फाइव और प्लस जे साइन फाइव मिल रहा था। ऐसा कुछ कंसेप्ट मुझे मिला था। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होगा मैं लिख सकता हूं, जब जेड को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ ई जे फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव, and second thing is your real, sorry, imaginary part of e j phi is equal to sin phi। देखिए डिनोटेशन देखिए, आपको पता है कि आर तो छोड़िए, आर तो कांस्टेंट है, मैं निकाल दिया। cos phi आपका रियल पार्ट है, cos phi ये एक्सिस रियल एंड ये आपका साइन का एक्सिस है। तो cos phi को मैं रियल के टर्म में लिखूंगा तो r e रियल e j phi इक्वल टू cos phi। एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिख रहा हूँ, आई एम e j phi इक्वल टू sin phi। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए Yes, sir. बोलिए। लिख सकता हूँ। तो हम लोग अभी आते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला था वी टी के बारे में आते हैं। तो वी टी इक्वल टू आपका क्या है, वी एम साइन, सॉरी साइन नहीं लिखा, रियल पार्ट में लिख रहा हूँ, कॉस लिखता हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ये हमारा जनरली फॉर्मूला है। तो ये जो वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, अगर मैं इसको ऐसी तरीके से भी लिख सकता हूं, तो ये जो वी टी होगा, वी एम रियल पार्ट ऑफ ई जे फाइव और जे ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई द एबव फॉर्मूला। यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू माई दिस फॉर्मूला आई कैन राइट लाइक दिस। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूं। सभी को क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट या डाउट? सिर्फ देखो ये ऊपर वाला, ये आपका रियल पार्ट है cos फाइव और जे साइन फाइव आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में दिख दिया, क्योंकि हम लोग को पता है आर ई जे फाइव, तो जे फाइव का मतलब क्या, cos फाइव एंड साइन फाइव। तो ये जे फाइव का क्या होगा, आपका एक रियल पार्ट रहेगा एंड एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो रियल पार्ट कौन होगा, cos फाइव होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, साइन फाइव होगा। तो ये दोनों को मिला के ही हमारा टोटल कॉम्प्लेक्स पावर बन रहा है। तो अभी कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस बन रहा है। तो अभी देखिए कि ये जो Vt है और Vt टाइम के एस्पेक्ट में हमारा वोल्टेज क्या है, Vt इक्वल टू Vm cos ओमेगा टी प्लस फाइव है, राइट। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं रियल के फॉर्म में, क्योंकि cos है तो मैं इसको रियल के फॉर्म में डिनोट करता हूं। तो Vt इक्वल टू Vm रियल, और इसका होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर है ये J5 तो इसका होगा। तो हम लोग जब फेजर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए तो Vt को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर Vm रियल पार्ट आपका है, रियल पार्ट, देन e टू द पावर j ओमेगा t इंटू e टू द पावर j5। ठीक है, लिख सकूंगा, बोलिए। Yes, sir. तो अभी जो एक आपका है वी टी इक्वल टू वी एम आर ई जे ओमेगा टी, तो अभी टाइम एक्सिस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि फेजर में टाइम एक्सिस नहीं रहता है। हम लोग सिर्फ जो एम्पलीट्यूड होगा एंड सेकंड वाली तो एंगल को कंसीडर करते हैं। तो टाइम एक्सिस अगर नहीं रहेगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी फेजर, राइट। अगर वी फेजर लिखूंगा तो इसको वी एम रियल ई जे एफ आई लिख सकता हूँ, क्योंकि टाइम एक्सिस को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम एक्सिस फेजर में नहीं रहता है। तो इसको लिखूंगा तो वी फेजर आपका क्या बन जाएगा, वी एम ई जे एफ आई रियल पार्ट को मैं लिख दूंगा, रियल पार्ट को कंसीडर करके। देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, वी फेजर इक्वल टू वी एम एंगल एंगल फाइव। तो ये डिनोटेशन है, जो नोटेशन हम लोग करते हैं तो इसी हिसाब से करते हैं, और ये सब आपका जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ये आपका काम में आएगा। तो बोलिए यहाँ पर कहा किसका किसका क्या क्या डाउट है, मुझे बोलिए। तीनों फॉर्म है, सिंपल हमारा फॉर्म ये था, इसको मैं ब्रेक करते 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 आ गया
आपका एंगल जो पोलर फॉर्म में फेजर में, और ब्रेक करके इसको जो था cos ओमेगा टी प्लस फाइव जो सिंपल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था उसको कन्वर्ट कर दिया फेजर विथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फेजर विथ द पोलर फॉर्म। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. बोलिए। तो ये अगर क्लियर हुआ है, हम लोग किसी भी बुक में आप लोग को नहीं मिलेगा ये वाला चीज, मतलब एंगल कैलकुलेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फेज एंगल एक्यूरेट कैलकुलेशन ये किसी बुक नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एनालिसिस करके एक निकाला हूँ उसका रिजल्ट। तो ये आपको आएगा जब आपको कुछ साइनोसोइडल वेवफॉर्म दिया गया होगा या कुछ इमेजिनरी फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, आपको फेज एंगल कैलकुलेशन करने के लिए पूछा होगा, तभी ये मेथड से ही आप सॉल्व करना। ये वेरी इजी, मतलब इजी होगा और एक्यूरेट देगा आपको कैलकुलेशन, राइट? तो अभी आते हैं सिंपली उसी को निकालते हैं एक एक पॉइंट पर, जैसे कि इजी हो जाएगा। इसके बाद का जब मैं प्रॉब्लम भी दूंगा इसका दो, ठीक है, तो आपको इजी थोड़ा हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट? ओके, अभी आते हैं, टाइम कितना बचा हुआ है? 5 मिनट। और जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आया जे, आपको पता है जे प्लस एक्स प्लस आई वाई, और आई को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में नहीं यूज करते हैं, इसको हम लोग जे वाई लिखता हूँ, राइट? और यहाँ पर अगर मैं बोल चुका हूं कि आपका जो पहले जो कैलकुलेशन किया था, अगर मैं उसका ग्राफिकल पिक्चर निकालूंगा, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है अभी? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, देखिए, तो रियल पार्ट है, तो यहाँ पर एक्स एक पॉइंट है, यहाँ पर वाई एक पॉइंट है, राइट? तो ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका रिजल्ट है किस क्वाड्रेंट में? रियल एंड इमेजिनरी का ये क्वाड्रेंट नंबर क्या होगा? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो इसका क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट हुआ ऐसा ऐसा, ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ पर लाई करेगा। और मैं बोल चुका हूँ रिजल्टेंट कहाँ से क्या देखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगे तो आपको एक्चुअल थीटा मिलेगा, ठीक है? थीटा और फाई जो भी है, मतलब एक ही नोटेशन है उसका। तो आप फाई से अगर डिनोट कर रहे हो तो फाई से कीजिए, अगर थीटा से कर रहे हो थीटा से कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आर निकालूंगा, यहाँ पर एक्स भी आपका रियल भी क्या है, पॉजिटिव, एंड यहाँ पर इमेजिनरी भी क्या है आपका, पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और रिजल्टेंट निकल गया। और जो टैन फाई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी आपका वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो फाई आपका हो गया क्या, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है? तो आपको ये जो थीटा और थीटा, इसको हम लोग, मैं यहाँ पर थीटा डिनोट किया हूँ तो इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। और फाई अगर आप लोग मतलब कॉपी में कर रहे हैं तो फाई अगर डिनोट किए तो फाई लिखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका ठीक है, इसका एंगल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फास्ट के लिए। हम लोग अभी आते हैं, कुछ एक टर्म दिया होगा आपको, ये आपको दिया होगा ऐसा, माइनस एक्स प्लस जे वाई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये जो अगर क्वेश्चन मुझे ये पूछा है, बोलिए आप लोग। A second. देखिए, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है, और ये जो लाई करेगा यहाँ पर माइनस एक्स लाई करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, वाई वाई लाई करेगा। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो ये आपका हुआ, अगर मैं बढ़ाया तो इसका रिजल्टेंट आपका इसी डायरेक्शन में होगा, ये आपका रिजल्टेंट है, राइट? राइट, दिख रहा है अभी? यस सर। तो Yes, sir. तो ये आपका सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा कहाँ होगा, थीटा आपका ये जो रियल एक्सिस है उसका ये आपका थीटा हो जाएगा, राइट। 5 हुआ थीटा, क्योंकि हम लोग यहां से जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको, ये एक्यूरेट फाई एंगल नहीं है, आपको फाई एंगल चाहिए क्लॉकवाइज में, तो ये आपका एक्यूरेट फाई एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आर तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। मगर जब आपका आएगा एंगल टैन फाई, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y बाई माइनस एक्स होगा। तो डेफिनेटली आपका फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स y बाई माइनस एक्स होगा। तो ये आपका फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव नहीं है, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर से देखिए, अगर मैं बोलूंगा ये आपका रियल एक्सिस है, तो यहाँ से 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक आएगा, यहां से 180 डिग्री तक आएगा, राइट। यहां से 0 से स्टार्ट होके यहां से 180 डिग्री तक आ रहा है टोटल। टोटल देखिए, और मेरा एक्सिस कहां पर है, रियल यहां पर है 180 डिग्री तक, और ऑलरेडी मुझे ये एंगल मिल चुका है फाई का एंगल। तो ये आपका टोटल, अगर मेरा एक्यूरेट फाई एंगल होगा, एक्यूरेट फाई अगर मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पर फाई, अगर मैं फाई कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ 180 डिग्री क्या होगा, देखिए ये टोटल आपका 180 डिग्री है, तो ये फाई आपको पता है, तो इसको मैं फाई 1 से अगर डिनोट करता हूं, और फाई 1 से, तो 180 डिग्री माइनस फाई 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप लोग। ये आपका एक्यूरेट एंगल है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव से देखूंगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से देखूंगा कि टोटल कितना है। टोटल तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए 180 डिग्री लगेगा। तो ये आपको फाई, ये फाई जो 1 है रियल एक्सिस से, जो इमेजिनरी तक जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये आपको अगर फाई 1 यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका टोटल फाई कितना बनेगा, ये जो एंगल बचा हुआ है ये आपका टोटल फाई, यहाँ से ये तक। तो ये जो फाई है इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। जब आप लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में फंक्शन होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछेगा एक्यूरेट एंगल कैलकुलेट करने के लिए, जब बोलेगा तो आपका जो फाई 1 निकलेगा, जो फाई निकल रहा है यहाँ से, तो उसका रिस्पेक्ट में, मतलब रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको एंगल को बोलना होगा, उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ पाए ये वाला बात? यस सर। बोलिए। हाँ, अभी नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट को आते हैं। z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जे वाई, कहां लाई करेगा ये, बोलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करूं, तो आपका रियल पार्ट यहाँ है और इमेजिनरी यहाँ है, और मैं पूछा हूं कैसा कैसा, माइनस एक्स पूछा हूं एक, और एक माइनस वाई, ये वाला पार्ट आपका माइनस वाई होगा। तो ये वाला एंगल आपका बन रहा है, ये आपका माइनस एक्स, ये आपका माइनस वाई, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट रिजल्टेंट हो रहा है, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट रिजल्टेंट हुआ, मैं बोल क्या रहा हूं, रियल एक्सिस से आपको एंगल पहले देखना होगा फाई 1, फाई 1 आप लोग देखे यहां से। तो ये अगर फाई 1 है, तो डेफिनेटली आप कहां से एंगल कैलकुलेट करेंगे, यहां से जाके ये वाला एंगल को आप बोल सकते हैं पार, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, फाई फाई क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री प्लस फाई 1, ये होगा आपका एक्यूरेट फेज एंगल। समझ पाए ये वाला बात को? देखिए, किसका डाउट है, बोलिए। इसमें डाउट है? नो सर। ओके। सिमिलरली आपका नेक्स्ट लास्ट वाला साइकिल में आता हूं, उसमें क्या होगा, एक्स आपका पॉजिटिव होगा एंड वाई आपका क्या होगा, माइनस जे वाई होगा। तो लास्ट वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखिए, ये आपका रियल और ये आपका एक्स हुआ, ये आपका इमेजिनरी माइनस में माइनस वाई हुआ, और यहाँ पर देखिए एंगल इतना, और रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये वाला। तो ये वाला रिजल्टेंट अगर होगा तो एंगल कहां से होगा, ऐसा थीटा, और फाई 1 इसको लिखिए, फाई 1। तो अगर ये फाई 1 हुआ, देखिए एंगल मुझे कहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से आके इसमें, ये आपका एंगल है। तो ये अगर आपका एंगल है टोटल फाई एंगल, तो देखिए फाई एंगल, तो यहां से आकर जब, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक,
जहां तक रिजल्टेंट है, क्योंकि यह वाला एंगल तो मुझे पता है, ये आपका फाई 1 है, राइट। तो अभी देखिए इसका एंगल, एक्यूरेट एंगल क्या होगा, फाई इक्वल टू 360, टोटल 360 यहां तक माइनस, अगर मैं फाई 1 करूंगा तो आपका फाई निकल जाएगा। देखिए बोलिए, Yes, sir. होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल कैलकुलेशन और फेज एंगल कैलकुलेशन, फेज एंगल कैलकुलेशन with respect to, फेज एंगल कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होगा, जब आपका पहले वाला फेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फाइव आपका इक्वल टू बराबर होगा फाइव 1 के। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए फाइव का क्या हो जाएगा इक्वेशन, 180 डिग्री माइनस फाइव 1। थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा क्या होगा, फाइव का वैल्यू 180 डिग्री प्लस फाइव 1। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो देखिए क्या होगा, फाइव का वैल्यू 360 डिग्री माइनस फाइव 1। देखिए इसको आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय फेजर कैलकुलेशन। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? इज इट ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके आज के क्लास के लिए इतना ही। कल इसका प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट पावर की तरफ से जाएंगे, राइट। थैंक यू ऑल। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. थैंक यू। Sir. हाँ, कौन कुछ पूछ रहे हो? ओके, थैंक यू ऑल।